we were discussing active when you're referring to the whole group, ठीक है, जब जो है उसका कुछ काम कर रहा है वो अब आप उसको सिंगुलर लेंगे, ठीक है। जैसे कि द jury has decided that the person or the member is guilty, ठीक है, मिल ठीक है, इस jury हर एक मेंबर ये कह रहा है कि वो गुनहगार है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सेइंग, ठीक है, जैसे मेजॉरिटी ये कह रहे हैं कि है वो गिल्टी। yes, you will not unmute yourself because I have muted you all. अगर कोई डाउट है तो हैंड रेस करिए और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। जो भी डाउट है मैं आपको अलाउ करूंगी बोलने के लिए या मैं समझा दूंगी। यस, तो एज आई वाज टेलिंग कि आपको कहाँ पर प्लूरल लिखना है, कहाँ पर सिंगुलर लिखना है, ये पता चल गया कलेक्टिव नाउन को। नेक्स्ट रूल, सिक्स्थ रूल ये कहता है कि उन्हें हम इसीलिए हमेशा रखते हैं क्योंकि प्लूरल फॉर्म में उसका जो मतलब होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक हो जाता है प्राउड, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जो स्टेटमेंट का एक एग्जांपल मैं आपको के तौर पर बता देती हूँ कि एयर्स किस तरह आप स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस ना चाहिए, लेट्स टेक a small sentence. Yes, let me give an example here. Issue, ठीक है, को डिस्कस रहे। आप idioms के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, आप इसको idioms के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। आप सेंटेंस में इसको वैसे भी सिर्फ बिना किसी प्रोवर्ब के या idioms के यूज कर सकते हैं, बट इसका यूज बेसिकली idioms में भी किया जाता है। That's what I'm trying to say here. She is very rich, but she अभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, so no need to worry about that, ठीक है। She doesn't give herself any airs and graces,
ठीक है, ये आपका मीनिंग हो गया कि शी इज वेरी रिच बट शी डजंट गिव हरसेल्फ एनी एयर्स एंड ग्रेसेस। ये वन एग्जाम्पल है, ठीक है, माइंड यू इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और इसे दूसरे सेंटेंसेस में भी अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बट एयर्स जो आपका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, एयर्स आपको अगर यूज करना है सेंटेंस में तो इस तरह आप एयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि वो बहुत रिच है, ठीक है, वो बहुत अमीर है, लेकिन उसका वो उसमें कोई घमंड नहीं है और ना ही उसमें बहुत ज्यादा ग्रेस का यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा। ग्रेस का मतलब भी वही हो जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा घमंड नहीं है और वो अपने आप को ऊपर नहीं समझती है किसी से। ठीक है, तो ग्रेस जो है आपका, एयर जो है, एयर्स का अगर प्लूरल मीनिंग हो जाएगा, प्लूरल में मैं लिखती हूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा प्राउड। अथॉरिटी और अथॉरिटीज, अथॉरिटीज का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे लीव लेना है, ठीक है, तो मेरी लीव कोई सैंक्शन करेगा ऑर्गेनाइजेशन से तब मैं लीव ले सकती हूँ। लीव अलाउ करना है, अलाउ करवाना है मुझे पहले, तो जो मेरी लीव अलाउ करेगा वो पर्सन अथॉरिटीज में गिने जाते हैं। दैट मीन्स दे हैव द अथॉरिटी टू इशू और सैंक्शन माय लीव एप्लीकेशन। और जो पावर है, दैट मीन्स जो पावर है, जो कमांड है जिसके पास, ठीक है, कि वो पर्सन जो है वो मेरी लीव एप्लीकेशन को साइन कर सकता है, उस पावर को, ठीक है, उसे कहेंगे अथॉरिटी। टॉक टू द पर्सन हु हैज द अथॉरिटी हु कैन सैंक्शन योर लीव। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब कमांड या फिर पावर, जो आपको एग्जैक्टली कुछ काम जो आप कर सकते हैं, तो उस काम को जिसको करने की आपसे इजाजत है उसे अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटीज यानी वो पर्सन जिनके पास वो काम करने का पावर है। अंडरस्टूड? आई होप एवरीवन हैज इज क्लियर टू दैट। Rule number 7 is exactly not a rule. It is just a warning for the student, like some words does not exist because there already exists a word in the dictionary for the meaning of that particular reason. ठीक है, कोई एक particular meaning के लिए हमने एक already word बना के रखा हुआ है, तो कभी कभार दूसरी word के हमने कोई और दूसरी word नहीं लगाई है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है कि lectureship is the correct word, जिसका एक एक्चुअल मीनिंग होता है। लेक्चररशिप का कोई मीनिंग नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो लेक्चर एंड लेक्चरर आर बोथ वर्ड्स, बट उनके किसके आगे आप शिप लगाएंगे ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप किसी के भी आगे आप सफिक्स नहीं लगा सकते हैं टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। ठीक है, यू हैव टू सी दैट द वर्ड एक्चुअली कंटेन्स अ मीनिंग। अनदर रूल नंबर 8 सेज, रूल नंबर 8 ये कहता है कि अगर आप प्रोनाउन यूज करते हैं, बेसिकली रूल का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर आप किसी भी नाउन के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो उस नाउन का जो रिप्रेजेंटेशन है वही रिप्रेजेंटेशन आपका प्रोनाउन में भी रहना चाहिए। अगर मेरे नाम से मैं कोई सेंटेंस बना रही हूँ तो मैं एक फीमेल हूँ, तो मेरे लिए प्रोनाउन भी फीमेल वाला लगना चाहिए। जो पर्सन है सामने वाला, उसके लिए अगर वो मेल है तो उसके लिए अकॉर्डिंगली मेल वाला प्रोनाउन यूज करना चाहिए। सिंगुलर पर्सन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना चाहिए, जो प्लूरल है उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करना चाहिए, जो एनिमल्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो प्रोनाउन स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड है, वो प्रोनाउन यूज करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आपका एंटीसीडेंट अगर कोई वर्ड जानना चाहता है तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है कि अगर इस प्रोनाउन के लिए, इस पर्टिकुलर प्रोनाउन के इस पर्टिकुलर नाउन के लिए मैंने ये प्रोनाउन लगाया, तो ये नाउन जो है ये इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। अगर एक प्रोनाउन और नाउन है सेंटेंस में, ठीक है, उसके लिए कोई एडजेक्टिव लगाया तो ये नाउन या फिर प्रोनाउन जो है ये इस एडजेक्टिव के एंटीसीडेंट है, यानी बेसिकली जो आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, जो नाउन प्रोनाउन आपस में रिलेटेड हैं वो एक दूसरे के एंटीसीडेंट हैं। ठीक है, तो जो एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोनाउन लगाना है, यानी कि जो नाउन है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोनाउन लगाना है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है उसमें दो चीजें हैं जो मैं समझाना चाहती हूँ, दैट इज एवरी किड मस्ट ब्रिंग हिज लगेज। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो ये कि यहाँ पर एवरी वर्ड यूज हुआ है, तो जब भी आप एवरी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, एवरी वर्ड यूज करने का मतलब ये होता है कि जब आप एवरी वर्ड यूज कर रहे हैं
तो एवरी वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि मेरे पास 5 स्टूडेंट है और मुझे पांचों स्टूडेंट को कहना है कि तुम भी अपना असाइनमेंट ले आओ, 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 तुम भी अपना असाइनमेंट ले आओ। 5 बार ये सेंटेंस रिपीट करने से अच्छा मैं क्या कहूंगी कि ऑल 5 स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन द क्लास विल ब्रिंग देयर असाइनमेंट, राइट। तो उसी पर्पस के लिए हमारा एवरी वर्ड भी यूज होता है। अगर मुझे क्लास के सारे स्टूडेंट को एक बार कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो एवरी स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास विल आंसर दिस क्वेश्चन। इसका मतलब जितने भी स्टूडेंट यहाँ क्लास में प्रेजेंट है, मैं उन सभी को ये लाइन रिपीट करने से बजाय, एक एक करके रिपीट करने की बजाय एक साथ सभी को बोल रही हूँ। इफ आई एम टेलिंग दैट एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास मस्ट ब्रिंग द असाइनमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, इसका मतलब क्लास में स्टूडेंट प्रेजेंट है चाहे नहीं है, तुम्हारी क्लास का वो स्टूडेंट है, इसका मतलब उसे इस दिन आकर मुझे असाइनमेंट देना है। अंडरस्टूड? तो एवरी वर्ड इज यूज व्हेन यू आर सेइंग द सेम सेंटेंस टू ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक पर्सन को आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, तो वो रिपीटेशन रोकने के लिए हमने यहाँ पर ईच या फिर एवरी वर्ड लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो whenever you are using each and every in the sentence, उसके बाद जब डायरेक्टली कोई आपका नाउन आता है तो वो नाउन आपका हमेशा सिंगुलर रहता है, बिकॉज एवरी स्टूडेंट बोला जाता है, एवरी स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे। एवरी स्टूडेंट मतलब कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, तो सिंगुलर नाउन एवरी के आगे हमेशा लगता है, या ईच अगर लग रहा है तो उसके डायरेक्टली बाद अगर आ रहा है नाउन, डायरेक्टली मतलब बीच में कुछ नहीं है, तो उस टाइम भी नाउन आपका सिंगुलर रहेगा। मस्ट ब्रिंग हिज लगेज, यहाँ पर हिज लगेज इसीलिए कहा गया है, हालांकि किड या फिर चाइल्ड जो होता है ये दोनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मेल फीमेल नहीं बताते हैं आपको, मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है ये चीज नहीं बताते हैं, लेकिन हिज यहाँ पर इसीलिए लगाया गया बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल, ठीक है, पुराने रूल के हिसाब से जब आप जेंडर मेल है या फीमेल है या जेंडर स्पेसिफिकली आप कोई चीज नहीं बता रहे हो, तो उस टाइम आप मस्कुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, मस्कुलर प्रोनाउन यानी कि हिम, ही और हिज, ये तीनों चीजें जो हैं ये यूज करेंगे प्रोनाउंस के लिए। बट अभी ये चीज आप नहीं कर सकते हो, स्पेशली इन कम्युनिकेशन। रिटन में भले आप लिख सकते हो, ठीक है, उसके लिए बहुत कोई बवाल नहीं मचेगा, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन, फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, उसमें इन चीजों से बचिए, बिकॉज ये सारी चीजें जो हैं ये चेंज हो रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक अगर आप कुछ बोलते हैं, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल रहना आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज जेंडर इशू, जेंडर इक्वालिटी इज अ वेरी बिग इशू। तो वहां पर आप कंट्रोवर्सी नहीं उठाना चाहते हो अपने लिए, तो उस केस में जहां पर आपको जेंडर नहीं पता है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, जहां पर आपको जेंडर नहीं पता है कि वो पर्सन मेल है या फीमेल है, उसके लिए आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी कि दे, देम, देयर्स, ये प्रोनाउंस आप यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पर आपका जो नया रूल के हिसाब से ये सेंटेंस बनेगा। यस राकेश। तो मैम यहाँ पर ब्रिंग देयर लगेज हो सकता था ना? यस, वही चीज मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर ब्रिंग देयर लगेज होगा या देयर्स लगेज होगा, देयर लगेज होगा, ठीक है, THER वाला देयर होगा। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसका करेक्शन होगा यहाँ पर इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंस नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये वाला जो देयर है यही देयर यहाँ पर लेगा। एवरी किड मस्ट ब्रिंग देयर लगेज, इसका मतलब कि जो भी मेल है या फीमेल चाइल्ड है या किड है, उन्हें अपना लगेज लेके आना है, अपना अपना लगेज लेके आना है। देयर का मतलब सभी का नहीं हो जाएगा, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल आपको ये चीज याद रखनी है। ऑल किड्स मस्ट डू देयर होमवर्क, यहाँ पर ऑल के साथ किड्स लगा है यानी कि प्लूरल नाउन लगा है। ऑल का मतलब ये हो जाता है कि हम एक साथ वो सेंटेंस जो है वो सभी को रिपीट नहीं करना है, मुझे सबको मिलाकर एक ही बार में लिख देना है। जैसे कि आपको नोटिस अगर कोई जाना है कि ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट दिस पर्टिकुलर डे क्लासेस आर सस्पेंडेड, अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जाता है तो ऑल स्टूडेंट्स लिखा जाता है,
क्यों स्टूडेंट्स लिखा जाता है, यानी कि सभी बच्चों को बताया जा रहा है, बस कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है। तो उस केस में क्या होता है, कमांड दिया जाता है या इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। ऑल किड्स यानी कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ऑल स्टूडेंट इन द क्लास, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव टू टेक द MRQ टेस्ट सो दैट असाइनमेंट नंबर्स कैन बी सबमिटेड। तो ऑल स्टूडेंट्स यानी कि जितने भी स्टूडेंट आपके बैच में प्रेजेंट हैं, ठीक है, सभी को ये इंफॉर्मेशन जाना है, एक एक करके नहीं, एक साथ सभी को इंफॉर्मेशन ये जानी है, ठीक है। एक एक करके जब मुझे बोलना होता है तब मैं एवरी लगाती हूँ। एवरी मतलब मान लीजिए कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ कि एवरी पर्सन शुड हैव एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑन देमसेल्फ, ठीक है, इसका मतलब हर एक पर्सन को अपना एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड अपने पास रखना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये सभी पे लागू होता है और सभी फॉलो करने चाहिए। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसमें हम एवरी यूज करते हैं। ऑल तब यूज करते हैं जब सभी के लिए कुछ बात कॉमन होती है और जब सभी को ये बात एक साथ ही बोलनी होती है, ठीक है, एक एक करके पॉसिबल ही नहीं है या फिर बोलना ही नहीं है मुझे। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर मस्ट बी वाचिंग द इंडियन क्रिकेट टीम गेम, ठीक है, तो ये सारी जो क्रिकेट का गेम है वो सभी लोग वॉच करते हैं। तो ऑल इंडियंस में क्या है, कुछ जरूरी नहीं कि हर एक इंडियंस देखता है, ठीक है, जो इंडिया से बिलोंग करता है हर एक सिटीजन नहीं देख रहा है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर वॉचिंग। और मुझे ये स्पेसिफाई ही नहीं करना है कि इतने लोग देख रहे हैं या इतने लोग नहीं देख रहे हैं। तो जब स्पेसिफाई ही नहीं करना है तब आपको ऑल यूज करना है, ठीक है। जब आप स्पेसिफाई करना है आपको तब आप एवरी यूज करेंगे या ईच यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों स्पेसिफिकेशन हो गया कि जिस हिसाब से आपका नाउन लगता है उसी हिसाब से आपका प्रोनाउन लगना चाहिए। इसका और एक एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे ये ऊपर ही जो हमने सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, शी इज वेरी रिच बट शी डजंट हैव, यहाँ पर शी बार बार लगाया जा रहा है, यानी कोई पर्सन है जो फीमेल है उसके लिए ये पूरा सेंटेंस लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है मुझसे कि वो पर्सन फीमेल है या मेल है। तो प्रोनाउन में अकॉर्डिंगली अगर यूज करूंगी तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि वो पर्सन फीमेल है या मेल है? नहीं जरूरत है। तो इसी वजह से आपका जो प्रोनाउन होता है अकॉर्डिंगली सेंटेंस में लगना चाहिए। यहाँ पर जितने भी आपके सेंटेंस है, ठीक है, दीज आर ऑल योर वर्ड कॉमन नाउन, ठीक है। तो इसके लिए आप जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे प्रोनाउन तो प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है, प्लूरल यूज करेंगे। शी हैज गिवन मी एन एडवाइस या शी हैज गिवन मी एडवाइस, तो वो सारी चीजें आपके शी हो गया, ही हो गया, आई हो गया, बी हो गया, अस हो गया, ये सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं और अकॉर्डिंग टू योर नाउन, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंगली लगनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टेटमेंट देती हूँ कि सीता इज गोइंग टू द मार्केट एंड शी वांट्स टू बाय अ बकेट, ठीक है, तो सीता जो है वो फीमेल लड़की का नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में शी डाला है। Ram is a very good player and he is going to play. He is going to go for this match. ठीक है, तो यहाँ पर राम जो है वो एक मेल पर्सन है, उसके लिए मैंने ही सेंटेंस में यूज किया है, नेक्स्ट सेंटेंस में ही प्रोनाउन यूज किया है। अंडरस्टूड? अगर मैं कहूँ कि माई नेबर्स बॉट अ न्यू डॉग एंड इट इज वेरी लाउड, ठीक है, तो इट यहाँ पर डॉग के लिए यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसका जेंडर क्या है। अगर जेंडर पता रहता है तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में या एक तरह से रोजमर्रा की जब बातें करते हैं तो वहां पर ही शी लगा देते हैं, डॉग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। लेकिन जब आप जनरल सेंस में किसी एनिमल के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा इट या फिर देम देयर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपका प्रोनाउन किस तरह लगना है। Rule number 9 is while you are using everybody, everyone, anybody or each, the pronoun of the muscular or feminine gender is used according to the context. Context यानी कि सेंटेंस में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, सेंटेंस में क्या क्या पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, किस तरह प्रेजेंट है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर each of the girls in this practice. Now look here, यहाँ पर लिखा गया है each of the girls. मैंने बताया था each के बाद जब आएगा तो गर्ल यहाँ पर लगना चाहिए था, बट यहाँ पर बीच में कुछ है, क्या है?
ईच ऑफ द गर्ल्स है, यानी कि जितनी लड़कियां प्रेजेंट है उसको वो एक एक करके सिखाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा या करवाएगी। तो उस केस में जब वन ऑफ द सन्स, ठीक है, वन ऑफ द सन्स ऑफ माय नेबर इज गोइंग टू लंदन, तो वन ऑफ द सन्स यानी कि जितने बेटे हैं उसमें से कोई एक जा रहा है। तो ऐसे जब केसेस द या वन ऑफ द, तब आपका जो नाउन यहाँ प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर प्लूरल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ईच या फिर एवरी के डायरेक्टली बात अगर कोई आपका नाउन आ रहा है तो वहां पर सिंगुलर लगेगा, अगर बीच में कुछ है तो फिर आपका प्लूरल लगेगा। तो आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प ईच ऑफ द गर्ल्स इन दिस प्रैक्टिस। तो यहाँ पर गर्ल्स जो है आपकी फीमेल है, तो इसके लिए अगर आप कोई प्रोनाउन यूज करोगे तो फीमेल वाला यूज करोगे, यानी कि ही शी यूज करोगे। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर के लिए जब यूज कर रहे हो तो शी यूज करोगे, जब एक से ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली आप प्लूरल वाले यूज करोगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें यहाँ पर गिवन है एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 10 में कहता है व्हेन द प्रोनाउन व्हेन इज यूज्ड इट मस्ट बी फॉलोड बाय वन। फर्स्ट थिंग, वन, ओ एनी वन, पहली बात तो प्रोनाउन की तरह यूज हो सकता है, इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। एवरी वन वाला जो सेंटेंस होता है या एवरी वन वाला जो वर्ड होता है उसमें से एवरी हटा के अगर मैं वन लिखती हूँ तो वो सेम मीनिंग कन्वे करता है। एवरी वन या फिर एवरी पर्सन, थ्री थिंग्स, ये तीनों चीजें एक जैसी हैं, सेम मीनिंग कन्वे करती हैं। तो अगर कोई सेंटेंस जहां पर एवरी वन लिखा हुआ है उसकी जगह मैं वन लिखूं या फिर एवरी पर्सन लिखूं, तीनों चीजें सेम होंगी, बस आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग हो जाएगा। वन मस्ट फिनिश हिज लंच इन टाइम नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यहाँ पर रूल। आपका अगर वन लगा है तो वन के आगे यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, से हिज, हर, देयर्स, इट्स, एस वाले जितने होते हैं उन्हें पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि वो रिलेशन बताते हैं आपके नाउन और कुछ ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है लंच, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका वन, तो वन से रिलेटेड आपका जो पोजेसिव प्रोनाउन लगेगा, वन मस्ट फिनिश वंस लंच इन टाइम। ठीक है, जब आप वन यूज कर रहे हो आगे में तो यहाँ पर भी वन यूज करोगे। अगर आप एवरी वन मस्ट फिनिश देयर लंच इन टाइम, ठीक है, या एवरी पर्सन मस्ट फिनिश देयर लंच इन टाइम, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भले थोड़ा अलग हो जाए लेकिन एवरी पर्सन लगा दो या एवरी वन लगा दो या वन लगा दो, तीनों ही सेम होता है आपका सेंटेंस में, तीनों ही यूज किया जाता है सेंटेंस फॉर्म करने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11, words like enjoy, apply, resign, acquire, drive, exert, avail, tried, absent, etc. when used in a transitive verb always take a reflexive pronoun after them. When self is added by my, your, him, her and it, and self to our and them, they are known as reflexive pronouns. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर कहा जा रहा है जो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि अगर कोई काम जो है वो मैं खुद के ऊपर कर रही हूँ या मैं खुद अपने बारे में कोई काम करते हुए बता रही हूँ तो वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जब आप ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस में लगाते हैं, अपने लिए लगा रहे हैं, ऑब्वियसली मेरे लिए अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं अपने लिए वो सेंटेंस बना रही हूँ, तो आप ट्रांजिटिव वर्ब जब लगाते हैं तो उनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब आप माई, योर, हिम, हर, इट के आगे सेल्फ लगाते हैं, यानी कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, और आर और देम के आगे सेल्फ, यानी कि आर सेल्फ, देमसेल्फ, इन सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जब आप ट्रांजिटिव वर्ब लगाते हैं, यानी कि वो काम जो मैं खुद ही कर रही हूँ, अपने बारे में ही सेंटेंस में बोल रही हूँ या मेरे ही लिए वो चीज यूज हो रही है सेंटेंस में, तो वो चीज में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी
she was absent from the meeting. This is not correct sentence. यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे incorrect sentence, sorry. यहाँ पर ये sentence जो है that is incorrect. ठीक है, ये sentence जो है incorrect है. Correct sentence क्या है? She absented herself from the meeting or she left herself from the meeting. ठीक है, she removed herself from the meeting. Let's use the word remove. Absented लगाऊंगी तो आप confused हो जाएंगे. ठीक है, removed herself from the meeting. Let's use remove in both the sentence. ठीक है, remove, she removed या किसी और ने किया होगा तो she was removed. खुद से कर दी है इसका मतलब she removed herself from the meeting. ठीक है, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है. मतलब उसने खुद को मीटिंग से लीव कर दिया या रिमूव कर दिया. अपने ही वो लीव कर गई मीटिंग से या खुद ही रिमूव हो गई मीटिंग से, तो she removed herself from the meeting. This is the correct sentence. तो यहाँ पर जो removed है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वो खुद पे अपने लिए यूज कर रही है, और herself जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल इफ यू वांट. ठीक है, अगर चाहिए होगा और एग्जांपल तो बोल देना अभी या फिर नेक्स्ट क्लास में. who we are moving on to the rule number 12. ठीक है, words like who donate the subject and whom is used for the object. यानी कि अगर मैं who लगा रही हूँ सेंटेंस में तो ये मेरा सब्जेक्ट है, अगर मैं whom लगा रही हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फॉर्मिंग अ सेंटेंस कि who is responsible for this error or this fault, who is in the faulty party, यानी कि कौन है जो जिम्मेदार है इस गलती के लिए. ठीक है, तो who is responsible for this fault. ठीक है, तो who यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट हो गया, यानी कि कोई इसका आंसर क्या होगा, हमारा एक नाउन होगा. ठीक है, तो who जो हो गया यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट है उस क्वेश्चन में. whom का यूज कैसे कर सकते हैं आप सेंटेंस में कि those person whom I am referring they know themselves. मतलब उन लोगों को जिनको मैं रेफर कर रही हूँ वो खुद को जानते हैं. ठीक है, और लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल फॉर द यूज ऑफ whom. कुछ इजियर एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि whom का कैसे आप यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस. ओके, वन एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू गिव हियर. यहाँ पर स्पेस अगर हो तो मैं लिखती हूँ. यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिखती हूँ. he saw the faces of those whom he loved at his बर्थडे पार्टी. ठीक है, इसका मतलब कि उसने उन लोगों को देखा अपने बर्थडे पार्टी में जिनसे वो बहुत प्यार करता है. दैट मीन्स उसके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं. दैट मीन्स जो पर्सन उसके बहुत क्लोज है. ठीक है, तो यहाँ पर जो whom है ये आपका ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका ही है यहाँ पर. ठीक है, तो ये आपका whom एज अ सब्जेक्ट यहाँ सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है. यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल गिवन है who gave you that bag, ये who जो है ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर इन दिस रूल. ठीक है, एक एक करके ये रूल इसीलिए बता रहा है ताकि आपको कोई समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है सिमिलर रूल आप नीचे भी देखे बाकी क्वेश्चन वर्ब के लिए. ठीक है, बाकी प्रोनाउंस के लिए, बट यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है. whom is an objective pronoun which is a pronoun that receives the action of a verb. It has also two main uses. पहला whom जो है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि किसी ने कुछ काम किया तो उस काम का जिसपे असर पड़ा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में. पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट ने
जो काम किया, ठीक है, जिसने काम किया वो आपका सब्जेक्ट है, जो काम किया वो आपका वर्ब है, और उस काम का इफेक्ट जिस पे पड़ा वो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका साइकिल होता है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसपे आपका, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन, मतलब जो वर्ब हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसका जो आपका एक्शन रिसीव करेगा, यानी कि उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपका प्रोनाउन। और दो रीजन की वजह से जो आपका होम यूज होता है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर हुम शुड आई कॉल, ठीक है, किसको मैं कॉल करूं। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुम जो है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट लगाया गया है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सेंटेंस का जो पहला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल नहीं। जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर भी आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, whom जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ preposition, from whom did you get this information, from whom did you get this information। यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो आपका you है, ना कि whom आपका ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? preposition का ऑब्जेक्ट है। कौन से preposition का ऑब्जेक्ट है? मतलब किससे तुमने ये इंफॉर्मेशन पास ऑन किया, तो फ्रॉम, ठीक है, whom, तो फ्रॉम के लिए यहाँ पर whom लगाया गया है। फ्रॉम के आगे सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए यहाँ पर whom लगाया गया है। इफ आई एम क्लियर जस्ट लेट मी नो, अभी तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा है, ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट टाइम। अभी तक जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? जस्ट राइट अ यस इन योर चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में यस करके लिख दीजिए कि अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। रूल नंबर 6 या 7 से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली 8 से मैं समझा रही हूँ सारी चीजें। तो रूल नंबर 8, 9, 10 ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, तो आपको समझ में आ रहा है, देन आई एम मूविंग ऑन, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है जस्ट लेट मी नो, ठीक है, क्योंकि मैं मैं जानती हूँ मैं कभी कभी बहुत ज्यादा फास्ट चली जाती हूँ। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी इशू हो रहा है, पिछले वाले रूल में भी कोई इशू हो रहा है, देन जस्ट लेट मी नो, ओके। तो रूल नंबर 13, इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर कनेक्टेड बाय आइदर और नॉर, नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर एंड और द प्रोनाउन यूज इज सिंगुलर। इसका मतलब कि आपका अगर कोई भी नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, उसको उसके सेंटेंस में सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए आइदर और का यूज हुआ है, या फिर नाइदर नॉर का यूज हुआ है, या फिर एंड और का यूज हुआ है, तो वहां पर आपका प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। भले आपका जो नाउन है वो एक से ज्यादा है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर जो नाउन है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है सीता भी है, रीता भी है, दोनों दो अलग अलग नाउन है, यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पर एक से ज्यादा है, बट यहाँ पर आइदर और का यूज हो रहा है, या नाइदर नॉर का यूज हो रहा है, या फिर एंड या फिर और का यूज हो रहा है। तो इन सब चीजों को जब आप कनेक्ट करते हैं अपने सेंटेंस में, तो आपका जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर के लिए ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर सीता और रीता विल गिव देयर स्कूटी नहीं होगा, आइदर सीता और रीता विल गिव हर बुक। हर इसलिए लगा क्योंकि सीता रीता दोनों ही फीमेल है, ठीक है। अगर यहाँ पर दोनों मेल फीमेल होता तब यहाँ पर देयर लगता तो सही था, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों कंबाइन हो रहा है, तो हमें न्यूट्रल रहना है प्रोनाउन पर, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जब आपका हो रहा है दोनों मेल, दोनों यहाँ पर आप फीमेल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और का मतलब क्या है? आइदर और का मतलब क्या होता है कि या तो सीता अपनी बुक देगी या फिर रीता अपनी बुक देगी, ठीक है, दोनों नहीं देंगे। आइदर और का मतलब दोनों में से कोई एक देंगे। नाइदर नॉर का मतलब कि दोनों में से कोई नहीं देंगे, ना ही सीता देगी ना ही रीता देगी। एंड का मतलब सीता एंड रीता, ठीक है,
विल गो टू मार्केट, ठीक है, या फिर विल बी विजिटिंग दिस शॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या, सीता और रीता दोनों जाएंगी वहां पर मार्केट में, या फिर दोनों जाएंगी उस शॉप में। जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में जाएं, जरूरी नहीं है कि दोनों एक एक करके जाएं, मतलब कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, बट दोनों जाएंगी। सीता और रीता विल विजिट दिस शॉप इन दिस पर्टिकुलर डे, मतलब कि सीता जाएगी या फिर रीता जाएगी, दोनों में से कोई एक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इन सभी में यूजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइदर और नाइदर हमेशा याद रखना सिर्फ दो चीजों के लिए ही यूज होता है, यानी कि अगर मेरा नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ सब्जेक्ट दो से ज्यादा है तो मैं नाइदर नॉर नहीं यूज कर सकती हूँ, या फिर आइदर और नहीं यूज कर सकती हूँ। आइदर और या फिर नाइदर और यूज करने का मतलब यही होता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चूज करना है या दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना है। जब दो से ज्यादा ऑप्शन रहेंगे तो मैं नाइदर नॉर या फिर आइदर और नहीं यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टी एंड कॉफी, तो इधर आई विल टेक टी और आई विल टेक कॉफी, ठीक है, इधर और यूज हुआ। नाइदर आई लाइक कॉफी नाइदर नॉर आई लाइक टी, यानी कि मुझे चाय भी नहीं पसंद, कॉफी भी नहीं पसंद। लेकिन जहां पर मेरा ऑप्शन बढ़ा, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, टी, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक, तीन ऑप्शन हो गया अब मेरे पास। तो अब यहाँ पर मैं आइदर और या फिर नाइदर नॉर नहीं यूज कर सकती। या तो मैं कहूंगी कि ऑल द ऑप्शंस आर गुड, सो आई वुड लाइक टू चूज दिस, ठीक है, ऑल बोलूंगी जब एक साथ सबको रेफर करना है। अगर किसी को चूज नहीं करना है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर ऑफ माई लाइकिंग, यानी कि मुझे कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं पसंद है, तो नन यूज कर सकते हो जब आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन हो चूज करने के लिए। या फिर अगर दो ऑप्शन है उसमें से किसी एक को चूज करना है तो आइदर और, दोनों को चूज नहीं करना है तो नाइदर नॉर। यस, सेंटेंस आपका करेक्ट है, हु इज दिस स्टूडेंट। यस, शमशेर, आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, जस्ट अ ग्रामेटिकल एरर इन दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर neither कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या तो कैन लगेगा या तो इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हटा दिया आपने वहां पर, बट सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह आपका नाइदर नॉर यूज होता है आपके पास, या तो वो क्रिएट हो रहा है या तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, दो ऑप्शन है आपके पास। अब दोनों में से ना तो वो क्रिएट हो रहा है ना तो वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, तो नाइदर नॉर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह के जब आपके पास कोई दो ऑप्शन रहे, ठीक है, जरूरी नहीं कोई ऑब्जेक्ट में से आपको चूज करना है या कोई सब्जेक्ट में से आपको चूज करना है, सिर्फ दो चीजें हैं, दो यूनिट है जिसमें से आपको कोई एक चीज करना है तो आप आइदर और यूज करेंगे, दोनों में से कोई नहीं करना है तो नाइदर नॉर करेंगे, ठीक है। और इससे नंबर ज्यादा जहां बढ़ता है तो या तो पॉजिटिव में सेंस में आप ऑल लगा सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में मतलब कोई भी चूज नहीं करना है तो नॉन लगा सकते हैं, ठीक है। आइदर सीता वॉज प्रेजेंट इन द क्लास और गीता वॉज प्रेजेंट, ये दो ऑप्शन हो गए। नाइदर सीता वॉज प्रेजेंट नॉर Geeta was present in the class. All students were present in the class. None students were present in the class. इस तरह का आपका प्रोसीजर चलता है, ठीक है, जब आपको दो ऑप्शन रहते हैं और दो से ज्यादा ऑप्शन रहते हैं। आई होप आई हैव क्लियर अप ऑल द डाउट्स। अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से कोई डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है या डाउट नया कुछ निकल जा रहा है तो वो हम आगे के रूल्स में देख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल, ठीक है, 15 तक कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम है कि दो और रूल हम लोग कर पाए अच्छे से, तो दो और रूल खत्म करके दैट इज द एंड फॉर दैट विल बी द एंड फॉर दिस क्लास। When a singular or plural noun are joined by or nor, the pronoun must be plural. जब एक सिंगुलर और प्लूरल यानी कि एक, जैसे यहाँ पर सीता या रीता एक एक थी, ठीक है, एक एक यूनिट था, ठीक है, सीता भी एक लड़की है, रीता भी एक लड़की है। जब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल यानी कि एक टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल हो रहा है, ठीक है, सिंगल टीचर और प्लूरल स्टूडेंट, तो इस केस में आपका जो प्रोनाउन रहेगा वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगेगा इस हिसाब से। आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर फेल्ड इन हिज ड्यूटी, ठीक है, हिज नहीं होगा, देयर ड्यूटी होगा।
अच्छा सॉरी, टीचर्स है यहाँ पर, स्टूडेंट एक है, टीचर्स बहुत सारे हैं। आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बार हिज यूज किया है, इसका मतलब स्टूडेंट मेल है, इसीलिए यूज किया है। तो आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस बन रहा है, तो स्टूडेंट एक है, टीचर्स बहुत सारे हैं, इसी वजह से यहाँ पर हिज लगाया गया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट थिंग। ठीक है, यहाँ पर आइदर के बाद जो पहला चीज आ रहा है, ठीक है, वहां पर आपको यहाँ पर हिज नहीं लगाना है। ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पर देयर लगाना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में से एक जो है वो प्लूरल हो गया। तो आइदर द स्टूडेंट और हिज टीचर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, या तो स्टूडेंट ने कुछ नहीं किया सही से ड्यूटी, या फिर टीचर ने नहीं सही किया, इसी वजह से वहां पर प्रॉब्लम आई। ओके, नेक्स्ट रूल, इफ इट इज नॉट क्लियर लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। अगर ये वाला सीन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे अगर मैं उल्टा केस भी लेती हूँ, ठीक है, द टीचर आइदर द टीचर और द स्टूडेंट वर नॉट पेइंग अटेंशन। ठीक है, कुछ हो रहा था बाहर में, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट वर नॉट पेइंग अटेंशन। वर नॉट पेइंग अटेंशन, वर यूज हुआ वहां पर, इसका मतलब कि वहां पर जो भी आपका सेंटेंस होगा, अगर 2 ऑप्शन चूज जो कर रहे हैं उसमें से एक जो है वो आपका प्लूरल हो जाए, तो आप आगे आने वाले सेंटेंसेस के आगे वाले पार्ट में जो नाउन यूज होगा, जो प्रोनाउन यूज होगा, उसको आप प्लूरल कर देंगे। ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा वो भी आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपका 15 नंबर रूल जो है, दैट इज वर्ड्स लाइक whose is used for living person and which is used for lifeless object। ये मेरे ख्याल से बहुत लोगों को डाउट नहीं होगा, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट रहता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है, whose और which दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी के रिलेशन में। ठीक है, तो whose book is this, यानी कि कोई पर्सन है जिसकी वो बिलोंग कर रही है बुक, एंड which book is this का मतलब वो बुक कौन सी है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, whose book is this का मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि वो बुक किसकी है, किस पर्सन की वो बुक है जो वहां पर है। ठीक है, और विच बुक इज दिस का मतलब उस बुक के बारे में मैं पूछ रही हूँ कि वो बुक जो है वो बुक कौन सी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर डाउट। ये सेक्शन हो गया पूरा। अगर अभी तक रूल नंबर 15 तक किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो। आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स। ठीक है, क्लास खत्म होने में 4 मिनट्स बचे हैं, तो 4 मिनट में जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है तो ये सारा जो है रूल्स है, ठीक है, अभी तक जो पढ़ाए हैं इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 6 आपका हो गया ये वाला। ठीक है, रीड केयरफुली एवरीथिंग एंड स्क्रॉलिंग डाउन वेरी स्लोली। अगर कोई भी डाउट हो रहा है जस्ट आस्क मी। और ये जितने भी रूल हैं मैं पहले ही बता दे रही हूँ, रूल जैसे ही खत्म होंगे इसके साथ एक एक्सरसाइज दूंगी मैं आपको। ये पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी जिसमें ये रूल्स भी रहेंगे और एक एक्सरसाइज भी रहेगा, जिसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस होंगे, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। वो सारे क्वेश्चंस आपको करके अपने पास रखने हैं। वो आपका मंथली असाइनमेंट होगा, तो वो मुझे सबमिट कर देना है आपको। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 1 में क्या डाउट है आपको? यस, रूल नंबर 1 बताइए क्या डाउट है। अच्छा, यू आर यू टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर दैट? बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, यस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि स्क्रीनशॉट लेने का कोई फायदा नहीं है, फिर आपके पास इमेज भी हो जाएगा, फाइल भी हो जाएगा। ठीक है,
और अगर आप रिविजन के लिए इन द मीन टाइम, जब तक मैं ये PDF नहीं भेजती हूँ, इन द मीन टाइम अगर आप रिविजन के लिए कुछ चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। I'm scrolling down. If you want to take screenshots of anything, you can, ठीक है। और फोन को टिल्ट कर लीजिएगा ताकि आपका जो स्क्रीन है वो बड़ा हो जाए, ठीक है। तो आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे देगा स्क्रीन पे बड़ा बड़ा। This is rule number 4 and rule number 5, rule number 6, rule number 7, rule number 8 and 9, rule number 10, 11, 12, rule number 13, ये 12 का कुछ पार्ट है जो रह गया 1, just calling it down slowly, 13, 14 and 15, these are your rules. And again I'm going to remind you कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं कोई भी कॉन्वर्सेशन में, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो, कहीं पर भी इस रूल्स को फॉलो होते हुए नहीं देख रहे हैं तो उस पर ज्यादा गौर ना करें, क्योंकि वो सारे रूल्स जो हैं आपके, ठीक है, ये सारे रूल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप एक्चुअली किसी उस पर्सन से बात कर रहे हैं जिस पर्सन का मदर टंग या फिर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। उनके अलावा कोई और जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं कोई कोई रूल्स जो होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, ठीक है, बट कहीं कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है, ठीक है। तो इसी वजह से if you feel like there's that particular rule is not followed properly, then you can ignore it as we all do, ठीक है। Yes, Amish. मैम आइदर और या नाइदर नॉर वाले सेंटेंस में जो है वर्ब प्रीफर किया जाता है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ना? वो आपका वर्ब के लिए अलग रूल है, ठीक है। वो जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगी तो मैं वर्ब बता दूंगी, ठीक है। जो आपका वर्ब रहता है आइदर वो और या नाइदर नॉर वाला जो केस रहता है, तो यहाँ जैसे सेंटेंस का स्टूडेंट पहले आ रहा है तो आपका वर्ब इसके हिसाब से लगेगा, या आपका जो एक तरह से कह सकते हैं आपका जो टेंस है वो इसके हिसाब से फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, जो प्रोनाउन रहेगा आपका सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में, वो प्रोनाउन आपका रहेगा प्लूरल। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल क्यों लिखा जाता है मैं बता देती हूँ, क्योंकि आइदर और वाला जो केस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर चाहे स्टूडेंट की गलती हो चाहे टीचर्स की गलती हो, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट जो है, ठीक है, स्टूडेंट हिज है या हर है या कोई भी है, उसके लिए देयर लगा है क्योंकि उसका यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, और इसके लिए टीचर्स के लिए यहाँ पर देयर लगा है क्योंकि टीचर्स प्लूरल में है, एक टीचर नहीं बहुत सारे टीचर्स, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाइड हो भी तो भी आपके पास यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए, मतलब दोनों तरफ से तो आप वही करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसके हिसाब से आप प्रोनाउन लगा रहे हैं तो आपका टीचर्स छूट जाएगा, उसके लिए आप हिज नहीं लगा सकते हो। टीचर्स के लिए अगर आप प्रोनाउन लगाओगे तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो उस केस में होता क्या है कि अगर आप टीचर्स के लिए यूज कर रहे हो, दैट मीन्स इट गिव्स एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जो आपका ऑप्शन है वो इसके लिए भी हो सकता है उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है तो आप देयर यूज कर सकते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि वहां पर मोस्टली आप प्रोनाउन जो है वो प्लूरल के लिए लगाते हैं, लेकिन वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू वही रहेगा, जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब रहेगा, ठीक है। मेन वर्ब भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपका पहला रहेगा। यस, आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आई हैव टेकन द अटेंडेंस, सो लेट्स लीव द क्लास एंड we'll see you in the next class, okay?